गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेजोनेंस से रिलेटेड फर्स्ट कंडीशन बताया था कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के लिए मैंने बताया था आपको पाई, एक सिग्मा और वो इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये डिस्कस हो गया था। रेजोनेंस इंट्रामॉलिक्यूलर डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का, और इसके ड्यूरिंग एटम अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं करते, और इसके ड्यूरिंग ऑलवेज जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड की बात हो रही है तो कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। और रेजोनेंस के लिए किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट की जरूरत नहीं है, वो गैसियस, लिक्विड, प्लाज्मा, कोलाइडल सभी स्टेट में पॉसिबल है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, और कॉन्जुगेशन से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स भी डिस्कस कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2 रेजोनेंस से रिलेटेड। ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर शुड नॉट बी वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे जिनमें ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा हो। मतलब जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा है एनिलीनियम आयन। एनिलीन आप जानते हो, बेंजीन पे NH2 हो तो क्या कहते हैं, एनिलीन। और इसे अगर मैं प्रोटोनेट कर दूं, NH3+ लिख दूं, तो इसे आप क्या बोलेंगे, एनिलीनियम आयन। जैसे अमोनिया प्रोटोनेट हो जाए तो क्या बोलते हो, अमोनियम आयन। फॉस्फीन अगर प्रोटोनेट हो तो फॉस्फोनियम आयन। पानी अगर प्रोटोनेट हो तो हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन NO2+। ऐसे ही एनिलीन को प्रोटोनेट कर दो तो ये बनेगा एनिलीनियम आयन, इसे बोलेंगे एनिलीनियम आयन। अब इसमें अगर मैं बोलूं रेजोनेंस पॉसिबल है क्या विद रेफरेंस टू पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन देखिए, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, पाई और पॉजिटिव में कॉन्जुगेशन हो तो पाई को किधर से किधर माइग्रेट करते हैं, पाई को हम ले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, वो भी कहां पे ले जाएंगे, जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये पाई आप यहां पे शिफ्ट करोगे। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब देखो NH3+ और ये, अब अगर आप देखें तो इस नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बन चुके हैं, देखिए नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड तो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, और 2 बॉन्ड तो किसके साथ बन गया, कार्बन, यानी कितने हो गए, 5। आप सभी जानते हो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड वालों के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, मतलब वो 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, एक्मोडेट नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्कुल फर्स्ट और ये सेकेंड, तो मैं बोलूंगा दिस सेकेंड स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। क्यों, अगर पूछेगा सेकेंड स्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज, क्यों अनएक्सेप्टेबल है, तो आप कहोगे बिकॉज नाइट्रोजन इज पेंटावैलेंट, देयर इज अ वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्मोडेट 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या नहीं कर सकता, 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट नहीं कर सकता, तो ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन की जगह में फास्फोरस लिख दूं, PH3+, और अब मैं यहां पे पाई एक सिग्मा पॉजिटिव और ये रेज्यूमे करूं, देखिए जरा, डबल बॉन्ड PH3 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, और यहां पे आ गया प्लस, और ये अब फास्फोरस पे देखो कितने बॉन्ड बने हैं, 5 बॉन्ड बन गया जी। फास्फोरस पे 5 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि फास्फोरस किस में है भाई, थर्ड पीरियड में है, उसके पास d ऑर्बिटल है, आप जानते हो फास्फोरस PCl5 5 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, बोलो, ऐसे PCl6- भी बनता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, कहोगे हाँ, क्योंकि फास्फोरस 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्मोडेट कर सकता है एज इट पॉसेस वैकेंट 3d ऑर्बिटल, उसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है।
और जहां भी d ऑर्बिटल का यूज हो रेजोनेंस में, उस रेजोनेंस को कहते हैं क्या बोलो, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। कभी कभी ऐसा भी आता है कि which delocalization is known as d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ये किसका एग्जांपल है बोलिए, d ऑर्बिटल रेजोनेंस का एग्जांपल है। तो कंडीशन नंबर 2 ये है कि अगर मैं पूछता हूं, 4 ऑप्शन गिवन है, which structure is unacceptable, तो आप क्या देखोगे, उन चारों में देखोगे कि ऑक्टेट रूल किस में क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। अगर ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ कंडीशन नंबर, ये कंडीशन नंबर 2 था, मैंने 3 कंडीशन नंबर 2 था ये। नाउ कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 जो है, रेजोनेंस के ड्यूरिंग कैसी ओवरलैपिंग हो रही है बोलिए। रेजोनेंस में जो आपने सीधा सबसे पहले डिफिनीशन लिखा है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें हमेशा कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है या कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। कोलेटरल ओवरलैपिंग, कैसी ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसा कोलेटरल। तो कोलेटरल ओवरलैपिंग होने के लिए जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो अलाइंड होने चाहिए, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर ये ऑर्बिटल का अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर कभी भी क्या नहीं पॉसिबल है, रेजो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोलेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, फॉर रेजोनेंस मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर। इफ कोप्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड, कोप्लेनरिटी माने से डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्जुगेशन होते हुए भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल है उनका अलाइनमेंट क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं इसको एग्जांपल एक बताता हूं, देखिए इसे हम बोलेंगे, अगर कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय होने से रेजोनेंस नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजो। अब इसमें मान लीजिए अगर विसिनल पोजीशन पे बड़े बड़े ग्रुप या एटम जोड़ दिए जाएं, विसिनल पोजीशन पर बड़े बड़े ग्रुप या एटम जोड़ दिए जाएं, जैसे मैंने यहां लिखा I एंड डबल बॉन्ड O माइनस प्लस एंड डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, और ये लिख दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये जो बल्की ग्रुप है, देखो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग करूं, देखिएगा जरा, जैसे अगर हाइड्रोजन को आप देखोगे तो हाइड्रोजन ऐसा तो ना दिखेगा कि हाइड्रोजन है ये, नहीं। अगर उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक मैप बनाऊं तो ये हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर मैं लिखूं फ्लोरीन, या मैं लिखूं क्लोरीन, या फिर NO2, या फिर ब्रोमीन, या फिर I, या फिर CH3, तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे क्या होंगे बोलो, वो क्या होंगे बोलो, बढ़ते चले जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक बादल की तरह मानेंगे। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक बादल ज्यादा होगा, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप मतलब मल्टी एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, और पॉली एटॉमिक हो, या फिर उनका साइज क्या हो बोलो, बड़ा हो, तो वो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो क्या होगा, बड़े सरफेस एरिया पे क्या होगा, बिखरा होगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है NO2I विसिनल पोजीशन पे। विसिनल पोजीशन पे अगर बड़े बड़े ग्रुप, दैट इज बल्की ग्रुप जोड़ दिए जाएं तो फिर कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, अब ये NO2 है और ये NO2, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया होगा sp2 और उससे सीधे जुड़े हुए, sp2 और उससे डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। sp और उससे सीधे जुड़े हुए क्या होते हैं, लीनियर एंड कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, तो ये है sp2 और उससे सीधे जुड़ा हुआ, कहां पे होना चाहिए, सेम प्लेन में,
अकॉर्डिंग टू रूल sp2 और सीधे जुड़े हुए कहां पे होना चाहिए, सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन। बेंजीन सारे sp2 हैं तो कहां पे होगा, कोप्लेनर मतलब किस में होगा बोलो, बोर्ड वाले प्लेन में है। और ये जो मार्कर मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, ये समझो आप क्या है, इट इज NO2 ऐसा। तब ये अगर पास में बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा बोलिए, रिपल्शन होगा। देखिए कभी भी नॉन बॉन्डेड ग्रुप के बीच में वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक अट्रैक्शन होता है उसको वैन डर वाल रेडियाई कहते हैं और उस अट्रैक्शन को वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन वैन डर वाल रेडियाई से कम डिस्टेंस पे अगर ग्रुप आ जाए तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा और उसको स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरिक रिपल्शन या त्रिविम प्रतिकर्षण, त्रिविम बाधा। तो ये जो NO2 ये बल्कि ग्रुप है, ये वैन डर वाल रेडियाई से क्या है बोलो, कम डिस्टेंस पे, इसलिए इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई भी सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहता, हमेशा वो एनर्जी को क्या करता है, घटाना चाहता है, जिससे कि सिस्टम क्या हो, स्टेबल हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा सा रिपल्शन होगा। तो ये जो NO2 है, ये NO2 क्या होगा, प्लेन के ऐसा बाहर आ जाएगा। ये आ गया NO2 कहां पे, बोर्ड के बाहर, और ये जो I है वो बोर्ड के पीछे चला जाएगा। तो इससे कोप्लेनिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। थोड़ी इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इनके बीच में धक्का मुक्की क्या होगा, कम होगा, रिपल्सन कम होगा। तो लेकिन एक चीज हो गया, अगर इसको मैं बोर्ड के बाहर कर दूं, ये जानते हो आप सब, बोर्ड के बाहर डिनोट करता है, और ऐसे डिनोट करेंगे तो दैट इज बिलो द प्लेन। तो अब क्या होगा, देखो कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। अब मैं बोलूं इसमें रेजो पॉसिबल है क्या, देखो पाई एक सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन इज देयर, लेकिन मैं कहूं क्या पाई को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होना मतलब ऑर्बिटल का जो अलाइनमेंट है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया। तो कभी कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं इस पाई को पाई एक सिग्मा पाई, इस पाई को इधर शिफ्ट करूं, कॉन्जुगेशन है लेकिन नो, रेजो पॉसिबल नहीं होगा। इस आई के पास लोन पेयर है 3 और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लेकिन क्या आप इसे इस पाई को इधर शिफ्ट कर सकते हो, नो, नॉट एट ऑल। तो ये जो हुआ है कि NO2 है और I है, they are maintaining conjugation with benzene ring, still they cannot show delocalization, their pi bond, their lone pair cannot participate in resonance। इसी को हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजो, त्रिविम बाधा के कारण से अनुनाद का बाधित होना, मतलब रिपल्शन से कोप्लेनिटी समतलीयता नष्ट हो गई, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज, इसी को हम कहते हैं, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। लेकिन अब इसमें देखिए NO2 के बगल में क्या है, देखिए NO2 के बगल में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसा है बताइए, हाइड्रोजन छोटा एटम है कि बड़ा, छोटा एटम है, सबसे छोटा। अब हाइड्रोजन ये एकदम है छोटा सा, इसके पास में है, ये बड़ा है। लेकिन आप बताओ क्या ये हाइड्रोजन छोटा सा भी इसके साथ धक्का मुक्की करेगा क्या, नहीं। तो sp2 और उससे सीधे जुड़े हुए कहां पे होना चाहिए, सेम प्लेन, तो ये सेम प्लेन में है, इसलिए यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। यानी कि यहां पे SIR नहीं हुआ, यहां पे SIR हुआ है। तो मैंने बताया आपको, अगर अस्से पस्से दैट इज एट विसिनल पोजीशन, समीपवर्ती स्थिति पे बड़े बड़े ग्रुप हों, तो उनके बीच में रिपल्शन की वजह से कोप्लेनिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इससे कॉन्जुगेशन होते हुए भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। लेकिन ये ध्यान रहे, जो ग्रुप या आइटम होने चाहिए वो कहां होने चाहिए, बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए, और कहां होने चाहिए, आसपास वाले पोजीशन पे, ठीक है। अगर अल्टरनेटिंग पोजीशन पे हैं तो SIR अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल एक आपको बताऊं, देखिएगा एक एग्जांपल यहां पे देखिए, ये लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन पे 2 CH3 और फिर यहां पे लिख दिया CH3, और एक मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं ऐसा,
एंड CH3 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 और ये CH3। अब देखिए जरा, इसमें ये ग्रुप है, बगल में नहीं है नहीं है नहीं है, यानी ये कैसे हुए, ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है। तो ये जो ग्रुप है, अब ये जो ग्रुप है ये विसिनल पोजीशन पे नहीं है, तो यहां पे मैं बोलूं क्या SIR हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टेरिक इनिबिशन जो नहीं होगा, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी, मतलब यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे मैं बोलूंगा अस से पस से, तो इनमें रिपल्शन की वजह से कोप्लेनिटी क्या होगी, बोली कोप्लेनिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय। ये अगर मैं प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर कर दूं तो देखिए जरा क्या होगा। अब ये लोन पेयर देखिए क्या होगा, अगर कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो गई दैट मींस ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अगर ऑर्बिटल का अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है तो कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, और रेजो में होता ही क्या है, कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो अब ये लोन पेयर आप क्या बोलोगे, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड। अगर मैं बोलूं यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कंपेयर करो, बोलो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये, क्योंकि इसका तो इसी के पास है, इसका तो क्या हो रहा है, बोलो डिस्पर्स्ड हो गया ना, डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y ग्रेटर देन x। या मैं अगर पूछूं इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है प्रोटोनेशन के लिए, प्रोटोनीकरण के लिए, तो बोलो भाई H+ कहां पे आके जुड़ना चाहेगा, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से मिल जाए कि मुश्किल से मिले, जल्दी से आसानी से मिल जाए, तो आसानी से कहां से मिल जाएगा, लोकेलाइज्ड होगा कि डीलोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड। तो मैं कहूंगा which one is more reactive for protonation, this one is more reactive for protonation। बोलिए, तो अस्से पस्से अगर बड़े बड़े ग्रुप या आइटम होंगे तो रिपल्शन से कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यही SIR कहलाता है। इसका आगे भी यूज होगा, ठीक है, बेसिसिटी जब पढ़ेंगे तो। अब इसमें एक बात और बेटा मैं बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर विसिनल जो ग्रुप या एटम है उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल हो, ध्यान दीजिएगा, जो विसिनल पोजीशन पे ग्रुप हैं उनके बीच में क्या पॉसिबल हो, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तो कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। आप सभी जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग से मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप मैं मान के चल रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग में आपने H बॉन्डिंग तो सुना होगा। H बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्लस माइनस के बीच में वो, लेकिन वो स्पेशल अट्रैक्शन है, फोन वाले माइनस, F का, O का, N का, और ऐसे H वाला प्लस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो जुड़ा भी किससे हो, बोलो फोन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, बोलो फोन से जुड़ा हो। मतलब फोन वाला माइनस, FON वाला माइनस, और ऐसे H वाला प्लस जो जुड़ा भी किससे हो, FON से। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा इसी को H बॉन्डिंग कहते हैं, H बॉन्डिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, H बॉन्डिंग। इसमें एनर्जी रिलीज होगी, बाकी दो तरह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, वो बताऊंगा डिटेल में। इंटरमॉलिक्यूलर मींस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर 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 के बीच में, वाटर अल्कोहल के बीच में, वाटर अमोनिया के बीच में, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में जो दो ग्रुप हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो मैं यहां पे बता रहा हूं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, देखिएगा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड O माइनस, ये प्लस, और ये N डबल बॉन्ड O माइनस, और ये प्लस। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं, बोले कैसा H चाहिए आपको, फोन वाला, F वाला, O वाला या N वाला, है कि नहीं, है, H प्लस, O पे माइनस है कि नहीं,
ऐसे यहाँ पे H पे प्लस है, O पे माइनस है। अब अगर एक ही ग्रुप में जो एक ही मॉलिक्यूल में जो दो ग्रुप हैं, अगर वो पास में है, उनको अगर मैं जोड़ दूं, जैसे हाथ को जोड़ दिया तो आपको क्या दिख रहा है ये बताइए? एक गोला दिख रहा है कि नहीं? रिंग। इसे कहते हैं चिलेट, CHELATE, चिलेट, और कीलेट हिंदी वाले बोलते हैं, चिलेट फॉर्मेशन। ये चिलेट फॉर्मेशन या रिंग फॉर्मेशन से सरफेस एरिया कम हो जाती है। सरफेस एरिया कम होगी तो सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी और सिस्टम क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। डिटेल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। और अब अगर मैं बोलूं इसी में एक मॉलिक्यूल ऐसा लिख दूं, NCH3 और ये N डबल बॉन्ड O माइनस, ये लिख दिया N डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताइए क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। O माइनस तो है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो फोन वाला नहीं है, ये कौन सा वाला है? कार्बन वाला। कार्बन वाले हाइड्रोजन पे प्लस नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसमें अब इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो ग्रुप बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, इनमें रिपल्शन की वजह से कोप्लेनिटी क्या होगी? बोलो, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय, SIR। मतलब ये लोन पेयर अब क्या होगा? बोलो, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड। लेकिन इस केस में अब क्या होगा? देखिए, ये NO2 NH2 के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ज्यादा है, मतलब रिपल्शन से जो एनर्जी बढ़ रही है उससे ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल को क्या हो रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय कर दूं, इस NO2 को बाहर कर दूं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे कर नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या रहेगा? इसको बोलो, इसको प्लेन से बाहर जाने में फायदा है या प्लेन में रहने से फायदा है? प्लेन में रहने से फायदा है, क्योंकि प्लेन में रह रहा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? स्टेबल बन रहा है। ये प्लेन के बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सिस्टम क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है? ये सेम प्लेन में रह के क्या कर रहे हैं वो लोग? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अट्रैक्शन कर रहे हैं। इससे सिस्टम क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये अब मैं बोलूंगा यहां पे रेजो होगा और कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और ये क्या रहेगा? कोप्लेनर। तो मैंने बोला इफ देयर इज ए इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बिटवीन द विसिनल ग्रुप्स then coplanarity will be maintained. If there is an intramolecular H bonding between the vicinal group, then coplanarity will be maintained. तो ये मैंने आपको 3 कंडीशन बताया बेटा, किसके लिए? फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सेकंड मैंने आपको बताया there shouldn't be violation of octet rule, और थर्ड मैंने बताया मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर। अब ये 3 कंडीशन आप अप्लाई करके 90% मॉलिक्यूल में जान सकते हो कि रेजो होगा कि नहीं होगा, लेकिन 10% मॉलिक्यूल में फिर भी आप नहीं बता पाओगे। तो फिर मैं उसके लिए आपको अलग से बता रहा हूं। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे और नोट कर लेंगे इसको। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ खास, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू रेजो। रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कुछ खास, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू रेजोनेंस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पी पाई डीलोकेलाइजेशन, या इसे आप केमिकल बॉन्डिंग में आपने जो सुना होगा वो इस नाम से सुना होगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। इस नाम से पी पाई बैक बॉन्डिंग।
बच्चों मैं बोलूंगा इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था कि अगर डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या पॉजिटिव को स्टेबल बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे डोनेटिंग फैक्टर्स रखने हैं या विथड्रॉइंग फैक्टर्स रखने हैं। डोनेट करने वाले मैंने आपको प्लस आई बता दिया, HC बता दिया, और अब मैं बता रहा हूं आपको पी पाई, ठीक है ना, और बाकी आगे प्लस आर भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको 4 फैक्टर लिखवाए थे, प्लस आई, HC, प्लस आर, पी पाई। इसमें से प्लस आई, HC मैंने जिक्र कर दिया, अब मैं पी पाई जिक्र कर रहा हूं और प्लस आर आगे जिक्र करूंगा। तो अब जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, पी पाई डिलोकलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 एटम होने चाहिए अस्से पस्से। कहां पे, अस्से पस्से, आसपास। एक का ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर, और जो बगल वाला एटम है उस पे होना चाहिए वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो अब आप सभी जानते हो 2 एटम आसपास हो, एक का ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर हो और बगल वाले का पी ऑर्बिटल खाली हो, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसके पास एक राइट है, वो बगल वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसमें ये लोन पे ऐसा डोनेट कर देगा, यही क्या कहलाता है, पी पाई बैक बॉन्डिंग। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे आप लिखा R C डबल बॉन्ड O लोन पेयर और ये प्लस, इसे हम कहते हैं एसाइलियम आयन। व्हाट, एसाइलियम आयन। आगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आएगा, देखिए जरा। ये बच्चों इस ऑक्सीजन पे 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कितने हैं, 2 4 6, 5 मत बोलना, 2 4 6 बोले तो पी ऑर्बिटल क्या है, बोलो खाली है। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा, भरे हुए से खाली की तरफ, तो ये लोन पेयर टेंडेड है, इधर फ्लो हो जाएगा। ये डोनर और एक्सेप्टर। डोनेट करने वाला अगर न्यूट्रल हो तो डोनेट करने के बाद उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्ट करने वाला अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ऐसा R C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। अब ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, अब इनमें से अगर मैं पूछूं विच वन इज मोर स्टेबल, तो देखो बच्चा इसमें तुरंत गलती करता है, कहता है इसमें कार्बन पे प्लस है और इसमें ऑक्सीजन पे प्लस है। तो कहता ऑक्सीजन पे प्लस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अगर बच्चा देखेगा तो कहेगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले हम ये नहीं देखते। सबसे पहले हम जो 9th से 10th से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, एटम आपस में मिलते क्या हैं, मिल के मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन जो भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें एटम आपस में मिलते ही क्यों है, एटम का प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ऑक्टेट कंप्लीट पहले देखते हैं। अभी सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट, उसके बाद प्लस माइनस देखेंगे। तो अब इसमें देखो ऑक्टेट देखिए, कार्बन का देखिए 2 4 6 8, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 कितने हो गए ऑक्टेट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसमें देखिए इसके पास 6 है, कमी है, इसके पास ज्यादा है, ज्यादा मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप बताइए कौन सा अच्छा रहेगा, जिसमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो, वही सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा मोर स्टेबल। अब आप देखो, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी किसी में कराते हो, या प्लस आई कराते हो, या सिंपल रेजोनेंस कराते हो, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन पी पाई बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए मोस्ट डोमिनेंट क्राइटेरिया कौन सा हो गया, द मोस्ट डोमिनेंट क्राइटेरिया इज पी पाई फॉर विच मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये है ही किसके लिए, डेफिशिएंट के लिए, ये रिच के लिए नहीं है। रिच के लिए मैं अभी अगला पॉइंट बताऊंगा।
लेकिन डेफिशिएंट के लिए ही सबसे डोमिनेंट। अब इस पे क्वेश्चन मैं एक पूछ लूं, फिर मैं इसके बारे में और बताता हूं। देखिए जरा बच्चों, अगर मान लो आपको बताना है इन दोनों में कौन स्टेबल है। देखिए एक मॉलिक्यूल लिख दिया ये, दूसरा लिखा मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन, और इनमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है। देखिए ये एक और लिखता हूं, देखिएगा CH3O प्लस इनमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। देखिए जरा A B C D बताइए। तो सबसे पहले देखो आपके पास डेफिशिएंट है तो डोनेट करने वाले होने चाहिए। डोनेट करने वाले अपने पास फैक्टर कौन कौन से हैं वापस बताइए। प्लस आई HC और मैंने बताया P पाई प्लस R अभी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, खत्म बात। अब जरा देखिए इसमें सबसे डोमिनेंट फैक्टर मैंने आपको क्या बताया है, बोलिए। द मोस्ट डोमिनेंट इज P पाई। उसके लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर वाला, और बगल में क्या होना चाहिए, डेफिशिएंट सेंटर। तो देखो जरा इसमें यहां पे है लोन पेयर, ये है p ऑर्बिटल खाली, p पाई ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। p पाई ठीक है। इसमें p पाई है क्या, देखिए केवल क्या पॉसिबल है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें क्या है, देखो लोन पेयर है p पाई, इसमें तो सिर्फ क्या पॉसिबल है, प्लस आई। सबसे कम तो ये हो गया, छोड़ दीजिए। लेकिन अब इन दोनों में, इसमें भी p पाई है, इसमें भी p पाई है। मैंने आपको बताया था सेम हो गया, सेम कट सेम फैक्टर हो गया। अब मैं कैसे देखूं, इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं मैं, तो sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 + 1। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3। लेकिन इसमें जरा देखना, sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे कितने, 3 6 + 1। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो बोलो भाई जीत गया, भाई जीत गया। कौन जीत गया, C जीत गया। तो यानी सबसे ज्यादा कौन हो गया, C, फिर होगा A, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला B, और सबसे कम क्या हो गया, D। तो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और कार्बोकेटायन is P pi, because during this delocalization we have a structure in which octet of every atom is completed, which is the prime requirement for the stability. तो ये हो गया P pi। अब मान लो बच्चों P pi सभी मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, 4-5 गिवन है। तो कैसे हम P pi बैक बॉन्डिंग और डिलोकलाइजेशन की इफेक्टिवनेस कंपेयर करें। तो P पाई डिलोकलाइजेशन की जो प्रभाविता है, कितना इफेक्टिव है वो कंपेयर करने के लिए दो बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है, फॉर द इफेक्टिव P पाई एनर्जी लेवल ऑफ P ऑर्बिटल शुड बी सेम। एनर्जी लेवल P ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए, सेम। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O और ये प्लस, और एक लिखा मैंने R C डबल बॉन्ड S और ये प्लस। अब बताइए इनमें बताना है दोनों में P पाई पॉसिबल है कि नहीं, बोलिए। यस, यहाँ P ऑर्बिटल खाली है, इधर लोन पेयर है। यहाँ P ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे लोन पेयर। अब देखिए जरा, यहाँ पे जब P पाई होगा तो इधर है 2p, दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अगर देखें आप तो 3p 2p। तो बोलिए किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होगी, जिसमें एनर्जी लेवल सेम हो कि एनर्जी लेवल डिफरेंट हो। डिफरेंट नहीं, एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। तो एनर्जी लेवल सेम होगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन का अच्छे से होगा। देखो मैं ऐसा बोलता हूं इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन कब ज्यादा होगा? जो भी थॉट, जो भी वो समझाना चाहता है या जो स्टूडेंट समझना चाहता है वो कब अच्छे समझा पाएंगे? क्लास में क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक कंडीशन ऐसा है कि टीचर हाई एनर्जी लेवल में है, बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, और टीचर और जो स्टूडेंट है वो लो एनर्जी लेवल में कह रहे हैं सर ये कैसे होगा? एक है एनर्जी, मतलब देखिए एनर्जी लेवल डिफरेंट हुआ ना, बोलिए। और मैं दूसरा कंडीशन बोलता हूं, टीचर हाई एनर्जी, लो एनर्जी लेवल में, स्टूडेंट क्या है हाई एनर्जी लेवल में, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा? मैं कह रहा हूं बच्चों बताता हूं, दो केस हो गया। अब मैं कह रहा हूं एक कंडीशन, दोनों हाई एनर्जी लेवल में है, बच्चों ये ऐसे होगा, तो बच्चा कह रहा है सर ये कैसे होगा? मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं चिल्ला के बोलूं आप भी चिल्ला के बोलो, ऐसा नहीं। जितनी ईगरनेस मुझे बताने की है उतने ही ईगरनेस, उतनी ही उत्सुकता आपको जानने की हो, तो हम लोग अच्छे से समझा पाएंगे। मतलब ठीक है ना, थॉट एक्सचेंज अच्छे से होगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अच्छे से हो इसके लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें 2p2p हो रहा है, इसमें 2p3p हो रहा है, तो बोलिए क्या होगा? किसमें अच्छे से p पाई बैक बॉन्डिंग होगी? ये तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलिए समझ रहे हैं? फॉर इफेक्टिव p पाई बैक बॉन्डिंग एनर्जी लेवल ऑफ p ऑर्बिटल शुड बी सेम। एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अब एनर्जी लेवल दोनों जगह सेम हो गया, तब कैसे देखेंगे? एनर्जी लेवल भी सेम हो गया, ये लिखा मैंने R C डबल बॉन्ड N और ये R लिख दिया। अब ये देख लीजिए दोनों में, यहां भी क्या है? 2p ऑर्बिटल, इधर भी क्या है? 2p ऑर्बिटल। इफ एनर्जी लेवल ऑफ p ऑर्बिटल्स आर सेम, then effectiveness of p pi is inversely proportional to En of lone pair donor। En of lone pair donor, जो डोनेट करने वाला है वो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से डोनेट कर सकेगा। लेकिन ये कब देखेंगे? जब एनर्जी लेवल दोनों में क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पे 2p2p हो गया, यहाँ भी क्या हो गया? 2p2p। बच्चे आप लोग क्या देखते हो? आप लोग हमेशा सबसे पहले क्या देखते हो? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हो। सबसे पहले आप क्या देख लेते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहीं ऑक्सीजन है, कहीं क्लोरीन है, तो आप कहोगे सर क्लोरीन वाला स्टेबल होगा क्योंकि क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन जल्दी डोनेट नहीं